हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, अच्छा, बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहना चाहिए। आज फिर हम डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष करके ही कुछ प्रावधान और कुछ बातें रह गई थी, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या बातें और रह गई थी। जो रह गई थी वो पढ़ेंगे, साथ में ये भी पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष कर को सरल बनाने के लिए बजट में क्या उपाय सुझाए गए हैं, क्या तरीके बताए गए हैं, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। पहले प्रत्यक्ष कर में ही एक पॉइंट रह गया था, सस्ते मकान। सस्ते मकान के तहत क्या क्या बातें कही गई हैं। सस्ते मकान की खरीद हेतु लिए गए ऋणों को दे ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक, यानी कि जो भी सस्ते मकान के लिए ऋण लेगा उनको जो ब्याज देना है उसमें दे ब्याज तक 1.5 लाख रुपए तक अतिरिक्त छूट को, जो 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट है उसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। किस डेट तक बढ़ा है? 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2021 तक अनुमोदित सस्ते मकान की परियोजना कब तक है? सस्ते मकान की परियोजना का अनुमोदन कब तक मंजूरी मिली हुई है? 31 मार्च 2021 तक। तो 31 मार्च 2021 तक अनुमोदित सस्ते मकान की परियोजना के विकासकर्ता द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान। जो भी सस्ते मकान प्रोवाइड कराएंगे विकासकर्ता, यानी कि जो भी सस्ते मकान देंगे उनको जो उससे लाभ होगा उस पर जो टैक्स होगा वो टैक्स कुछ समय तक नहीं लिया जाएगा। यानी कि टैक्स हॉलिडे का अर्थात आप संबंध समझे तो टैक्स यानी कि कर अवकाश, टैक्स हॉलिडे कर अवकाश यानी कि कर की छुट्टी। तो यही कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक जो सस्ते मकान की परियोजना है उसके तहत जो लोग इस परियोजना के तहत मकान देंगे, बनाकर देंगे ना, कोई तो काम करेगा ही ना इस परियोजना को सार्थक करने के लिए गवर्नमेंट की। तो जो भी इस परियोजना के तहत मकान बनाएगा उसको जो लाभ होगा उस पर उसको कुछ समय के लिए, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, भी फाइनल नहीं किया है, बस ये कहा गया है, ये बात रखी गई है, प्रस्ताव रखा गया है कि उसको कर से अवकाश, कर छूट या आप कह सकते हैं टैक्स हॉलिडे। एक शब्द आया है टैक्स हॉलिडे, कई बार शब्द देकर भी पूछ लेते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्द है, शब्द दे के पूछ लेंगे किससे संबंधित है, क्या मतलब है। तो टैक्स हॉलिडे का प्रावधान किया गया है, यानी कि कुछ समय के लिए उसको टैक्स से अवकाश, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जितना भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अभी डिसाइड नहीं किया है पर प्रस्ताव किया है कि इतने समय के लिए जो भी डिसाइड करेगी, 1 साल 2 साल 10 साल जितना भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो उतने टाइम के लिए उसको टैक्स से अवकाश यानी कि टैक्स से छुट्टी मिल जाएगी। कर को सरल बनाने के लिए क्या उपाय कहे गए हैं? आधार कार्ड के जरिए तुरंत पैन कार्ड का आवंटन, कि अगर किसी को कर पे करना है और उसमें पैन कार्ड है नहीं उसके पास, तो क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा उसका कर पे करने के लिए, क्योंकि जब पैन कार्ड बनकर आएगा 15 दिन 1 महीने में, उसके बाद बाकी आगे की प्रक्रिया होगा। तो क्या कहा गया है कि आधार के जरिए तुरंत पैन कार्ड का आवंटन। पहला उपाय ये है। प्रत्यक्ष कर से संबंधित मुकदमों को कम करने के लिए 20 जून 2020 तक की समय सीमा के साथ विवाद से विश्वास योजना, कौन सी? विवाद से विश्वास योजना एक लॉन्च की गई थी। तो इसके तहत काम करना पड़ेगा, यानी कि एक विश्वास बहाली की जाए और जो मुकदमेबाजी होती है उसमें कमी आए इसके तहत, और कर का जो संग्रहण है वो भी बढ़े, लोग कर भी ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो एक बात की गई है, विवाद से विश्वास योजना लॉन्च की गई है, इसको कर को, प्रत्यक्ष कर को सरल बनाने के लिए। तो ये भी एक उपाय है। ब्याज, अब इसके तहत क्या क्या बातें की गई हैं? ब्याज तथा जुर्माने में छूट केवल 31 मार्च 2020 तक भुगतान के लिए विवाद कर का भुगतान, यानी कि जिस पर भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी विवादित कर हैं, जिस पर भी कोई विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, ऐसे कर को भुगतान के लिए, ऐसे टैक्स को पे करने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन दिया था 31 मार्च 2020।
31 मार्च 2020 के बाद लाभ लेने पर अतिरिक्त रकम का भुगतान करना पड़ेगा। ये जो विवादित टैक्स हैं, अगर 31 मार्च 2020 के बाद ये भुगतान करते हैं तो उस पर अतिरिक्त रकम का भुगतान करना पड़ेगा। अगर किसी स्तर पर अपील लंबित हो तो करदाता को लाभ, परंतु ऐसा है कि इस डेट से पहले ही उसकी अपील लंबित है, उसका फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट, निष्कर्ष नहीं आया है, तो इससे फ़ायदा करदाता को होगा, उससे कुछ वसूली नहीं की जाएगी एक्स्ट्रा इनकम की, क्योंकि उसने अपील तो पहले ही डाल रखी थी ना उसी समय। अब टाइम नहीं मिला, चीज़ें गवर्नमेंट तरीके से उस क्लियर नहीं हो पाई गवर्नमेंट के ही उससे। गवर्नमेंटली वर्क तो होता है ना, करता कोई और है, प्रशासन करता है या जो टैक्स अधिकारी हैं वो करेंगे, उनके अंडर जो काम कर रहे हैं वो करेंगे, परंतु उसमें करदाता की कोई गलती नहीं है ना। तो इसलिए ये कहा गया है कि अगर किसी स्तर पर अपील लंबित हो तो करदाता को लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से उसको अपील करनी थी, उसने कर दी। अब सामने से रिस्पॉन्स लेट आया तो गलती करदाता की नहीं है ना। आयकर कानून में संशोधन के जरिए फेसलेस अपील की सुविधा, फेसलेस अपील यानी कि अब आपको प्रत्यक्ष तौर पर वहाँ पर खड़े होकर ही कार्रवाई करने की या सुविधा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर नहीं भी होंगे तब भी वो आपका जो कार्य से संबंधित कार्य है वो चलता रहेगा। और ऐसा इसलिए भी होगा कि ना ही तो कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है, या ऐसा है कि दिल्ली का अधिकारी चेन्नई के मामले भी देख सकता है, क्योंकि फेसलेस है। ऐसा अब कोई नहीं कहेगा कि ये नहीं, ये तो हमारा अधिकारी नहीं है, यहाँ का नहीं, ये नहीं है, तो दोनों ही फेसलेस होंगे, अधिकारी भी और जो कर देने वाला है, दोनों ही। तो फेसलेस अपील की सुविधा दी गई है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर प्रत्यक्ष तौर पर बात करना आवश्यक है तो फिर हम ऑनलाइन माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, परंतु टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ये अक्टूबर 2019 से ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दी गई थी, परंतु पूरे देश में अगस्त सितंबर महीने में इसको शुरू किया गया है। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? पायलट प्रोजेक्ट ये होते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ पूरे देश में लागू करनी है, उससे पहले उसको छोटे स्तर पर लागू करके देखना कि ये जो हम स्कीम लागू करने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कुछ भी लागू करने जा रहे हैं, इसका लाभ कैसे होंगे, किस तरीके से कार्य होगा, इसको कितना लाभ प्राप्त होगा। कि बड़े स्तर पर तो जब ही होगा ना, अगर मेडिसिन भी कोई बनती है तो उससे पहले सीधा ऐसे तो नहीं है कि कोई ट्रायल के बिना ही सीधा हमारे पास मार्केट में आ जाती है और हम उसका प्रयोग करते हैं बीमारियों में, नहीं ना। तो इसी तरह ट्रायल के तौर पर एक छोटे स्थान पर थोड़े समय के लिए लागू करके देखा जाता है कि योजना सही है, कितना लाभ देगी, इससे कितने फ़ायदे हैं। अगर सब चीज़ें सही रहती हैं तो फिर उसको पूरे देश में बड़े स्तर पर लागू किया जाता है। इसी को पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो प्रथम तौर पर छोटे स्तर पर लागू किए जाते हैं। तो ये था आयकर कानून में संशोधन के जरिए फेसलेस अपील की सुविधा। धर्मार्थ संस्थाओं के लिए, अब धर्मार्थ संस्थाओं के लिए कर से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं? दान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर करदाता की विवरणी में दानकर्ता की पूर्व सूचना देने की प्रावधान, यानी कि अगर किसी को दान करना है तो उसको इस बात की पहले सूचना देनी पड़ेगी। उसके विवरण जो वहाँ पर तालिका होती है कि कौन कौन दे रहा है दान, उसी विवरण में उसका नाम दर्ज होना चाहिए, ये कहा गया है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक करने का प्रस्ताव, कि आपको दान करना है तो आप उसके लिए पहले पंजीकरण कराएंगे और वो प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन हो। नई तथा मौजूदा सभी, यानी कि जो आगे बनने वाली हैं नई और जो अभी हैं वर्तमान समय में, नई और मौजूदा सभी धर्मार्थ संस्थाओं को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या URN विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। ठीक है। नई धर्मार्थ संस्थाओं को 3 वर्षों के लिए अनंतिम पंजीकरण देने का प्रावधान है। पहले 3 वर्षों के लिए उनको
दिया जाएगा, उसके बाद उनको रेगुलर तौर पर दिया जाएगा। पहले देखा जाएगा कि हाँ नई संस्थाएं हैं, अब जो जो बातें उन्होंने कही है कि इसके रीजन से खोल रहे हैं वो बातें 3 साल तक उन पर वॉच किया जाएगा उनको। तो पहले शुरू में 3 साल के लिए उनको ये दिया जाएगा, उसके बाद रेगुलर बेस पे दे दिया जाएगा। यही कहा गया है नई धर्मार्थ संस्थाओं को 3 वर्षों के लिए अनंतिम पंजीकरण देने का प्रावधान है। पहले उनको 3 साल के लिए शॉर्ट नोटिस पे पंजीकरण दिया जाएगा। जब वो क्लियरिटी से अपना काम कर रहे होंगे और लगेगा कि पंजीकरण रेगुलर कर देना चाहिए तो फिर उसको आगे के लिए भी पंजीकृत रहने दिया जाएगा। सीबीडीटी करदाताओं के चार्टर को स्वीकार करेंगे। सीबीडीटी क्या होता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। फुल फॉर्म क्या है सीबीडीटी की? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अब जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है वो करदाताओं के चार्टर को भी स्वीकार करेंगे। पहले क्या होता था हमारे देश में, करदाताओं के कोई भी मौलिक अधिकार नहीं थे, कुछ भी प्रावधान नहीं था, परंतु 2020-21 के बजट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करदाताओं का अपना चार्टर बनाया गया है। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को करदाताओं के चार्टर को भी ध्यान में रखकर कार्य करना पड़ेगा कि करदाता के क्या मौलिक अधिकार हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो करदाता के चार्टर बनाकर हमारा भारत भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की सूची में आ गया है। अब करदाताओं के कर कौन देता है? हम सब, आप सब जो नागरिक होते हैं वो कर देते हैं ना, तो हमारे भी अब मौलिक राइट्स बना दिए गए हैं, हमसे संबंधित भी चार्टर बना दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। तो यही कहा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को करदाताओं के चार्टर को स्वीकार करना होगा और वो करेंगे भी। अब वो देखेंगे कि क्या क्या करदाता के मौलिक अधिकार हैं, किस तरीके से काम करना है। जैसे हमें संविधान में मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे चार्टर बना दिया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020-21 के बजट में ही ये बात कही गई है। चलिए, ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष कर से संबंधित पूरे जो कुछ प्रावधान बचे थे वो इस वीडियो में मैंने ले लिए थे। अब हम बात करते हैं शिक्षा एवं कौशल से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या बातें बजट में कही गई हैं। 2020-21 में शिक्षा के लिए, क्या 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़, कितना? 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है शिक्षा क्षेत्र में। तथा कौशल और विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का, कितना? 3,000 करोड़ का। स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए 3,000 करोड़ का। नई शिक्षा नीति की घोषणा, अभी आप देख रहे हैं ना, नई शिक्षा नीति लाई गई है, तो नई शिक्षा नीति की घोषणा भी की गई है 20-21 के बजट में। ये तीसरी शिक्षा नीति है हमारे देश में। आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 में जो शिक्षा नीति लाई गई है वो कितने नंबर की है, उसका नंबर क्या है? 3rd नंबर है। पहली आई थी 1986 में, 1986, फिर दूसरी 1992 में, 1992 में, अब 3rd 2020 में आई है, याद रखिएगा। पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर फॉरेंसिक इत्यादि क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विद्यालय, कौन सा? राष्ट्रीय पुलिस विद्यालय तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पुलिस विद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विद्यालय की भी स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है, रखा गया है बजट में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंकिंग दी जाती है ना शिक्षा संस्थानों को, तो वही है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत आने वाले 100 स्थानों द्वारा डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जो भी इस रैंकिंग के फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं उनमें से 100 स्थानों द्वारा ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमा देने की शुरुआत की जाएगी। वो ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे और ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमा भी देंगे उस कोर्स का। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नए इंजीनियरों को 1 वर्ष तक की इंटर्नशिप दी जाएगी। कितने वर्ष तक की? 1 वर्ष तक की। बजट में पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बजट में पीपीपी मॉडल के तहत एक मेडिकल कॉलेज को एक जिले से संबद्ध करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
स्वास्थ्य और कौशल मंत्रालय के द्वारा विशेष ब्रिज कोष तैयार किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? विशेष ब्रिज कोष तैयार किए जाएंगे, यानी कि इनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा नौकरी के लिए जिससे कि ये अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी नौकरी कर सकें। इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और दिया किसके जाएगा? किसके जरिए दिया जाएगा? कौन सा मंत्रालय से संबंधित होगा? स्वास्थ्य और कौशल मंत्रालय के द्वारा। अब इसके तहत क्या बातें की गई हैं? शिक्षकों, नर्सों, पैरामेडिकल। पैरामेडिकल आपने कई बार शब्द सुना होगा। पैरामेडिकल क्या होता है? आपातकालीन चिकित्सकीय जो स्थिति होती है, जब आपातकाल होता है, जैसे एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस देखते हैं, जो एम्बुलेंस में मौजूद होते हैं लोग, उन्हें वो पैरामेडिकल कह सकते हैं आप। पैरामेडिकल क्षेत्र से संबंधित लोगों का उदाहरण, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन चिकित्सकीय स्थिति में आवश्यकता के लिए ये पैरामेडिकल के जो छात्र होते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई इनकी करवाई जाती है कि जब आपातकालीन स्थिति हो तो उस समय कैसे उसको टैकल करेंगे। बाद में तो आके फिर अस्पताल में आ जाता है तो प्रॉपर तौर पर इलाज शुरू हो जाता है, परंतु फर्स्ट एकदम शुरू में किस तरीके की सुविधाएं देनी चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए, इस बात की शिक्षा दीक्षा दी जाती है पैरामेडिकल क्षेत्र के तहत। जो ये हमारे एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस में जो भी होते हैं मौजूद लोग, वो पैरामेडिकल से संबंधित ही होते हैं। तो अगर आप पैरामेडिकल से तात्पर्य पूछना चाहें तो यही होता है, आपातकालीन चिकित्सीय स्थिति में आवश्यकता जिनकी पड़ती है उन्हीं को पैरामेडिकल से संबंधित होते हैं वही लोग। पैरामेडिकल क्षेत्र में बहुत रोजगार भी हैं, कोर्स भी कराए जाते हैं बड़े स्तर पर। तो शिक्षकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ व देखभाल करने वालों के लिए विदेशी मांग को पूरा किया जाएगा। विदेशों में शिक्षकों की, नर्सों की और पैरामेडिकल स्टाफ की देखभाल करने वालों की बहुत मांग है। इसी मांग को पूरा करने के लिए ये ब्रिज कोष तैयार किया गया है स्वास्थ्य और कौशल मंत्रालय द्वारा। इनको इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा विशेष तौर पर, ताकि ये विदेशों में नौकरी प्राप्त करें और अपनी आजीविका को अच्छे से चलाएं, एक ऊंचा स्तर हो आजीविका का। कार्यबल और नियोक्ताओं के मानकों के कौशल संयोजन के मानकों में समतुल्यता लाना, यानी कि जो भी कार्यबल है और जो नियोक्ता है, उनको नियुक्त करने वाले, यानी कि जिनको नौकरी करनी है और जिनको नौकरी देनी है। एक नौकरी देने वाला होता है और एक नौकरी लेने वाला होता है। तो वही जिनको नौकरी देनी है और जिनको नौकरी लेनी है, तो कार्यबल और नियोक्ताओं के मानकों के कौशल के संयोजन के मानकों में समतुल्यता लाना, दोनों में समतुल्यता लाना। लोग नौकरी लेने वाले को, यानी कि नौकरी करने वाले में भी, और नौकरी जिसे देनी है, जिसे सर्विस देनी है, प्रोवाइड करानी है, तो नौकरी लेने वाले और नौकरी देने वाले दोनों के कार्य संयोजन में समतुल्यता लाना। 150 उच्च शिक्षण संस्थान, कितने? 150, 150 अर्थात 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक, कितना? मार्च 2021 तक अप्रेंटिसशिप युक्त डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे। ठीक है। शिक्षा क्षेत्र के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारी व एफडीआई को सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी अब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको, मोटे तौर पर आप इतना ही देखिए। वैसे एफडीआई क्या होता है, एफडीआई के लाभ क्या है हमारे देश को, तो ये सब हम अर्थव्यवस्था में ही देखेंगे। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारी व एफडीआई को सुनिश्चित किया जाएगा। भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत इंडसैट को एशियाई व अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रस्ताव, क्या है? एशिया के देशों में और अफ्रीका के देशों में शुरू करने का प्रस्ताव है। और ये है क्या? इंडसैट। इंडसैट एक तरीके की परीक्षा होगी ऑनलाइन। अगर किसी को भारत में पढ़ना है, भारत में स्टडी करनी है, शिक्षा लेनी है, अध्ययन करना है, तो उसको इंडसैट कार्यक्रम के तहत उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद फिर वो
एडमिशन लेगा, फिर सुचारू रूप से अपना कार्य किया जाएगा। वो करता रहेगा, पढ़ेगा, जो भी उसको पढ़ना है फिर वो पढ़ेगा। तो पहले उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहले उसको देखा जाएगा कि हाँ भाई ये ठीक से पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है, तो इसलिए उसको पहले एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और उस एग्ज़ाम क्लियर करने के तरीके, प्रशिक्षण को ही, उसी कार्यक्रम को इंडसेट कार्यक्रम का नाम दिया गया है। तो अगर किसी को भारत में अध्ययन करना है तो उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।